नमस्कार, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ। इससे पहले हम अपनी पहली वाली वीडियो में करा चुके थे प्रारंभिक ग्रंथों को, और उसके बाद के ग्रंथों का आज अध्ययन करेंगे। देखिए तो यह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है और इसके विषय में मुख्य तथ्य क्या है ये जान लेते हैं। तो देखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ का प्रकाशन यानी 1888 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1888 ईस्वी में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, यहाँ से हुआ था इस ग्रंथ का, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के, यानी ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो विशेष पत्रिका थी, यानी पत्रिका थी, इसके विशेष अंक के रूप में हुआ था। ठीक है, देखिए बहुत से विद्वानों ने, यानी बहुत से विद्वानों ने सही अर्थों में इसे क्या माना है? हिंदी साहित्य का, यानी हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ माना है। क्या माना है? हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ माना है। ठीक है, वो क्यों माना है? क्योंकि इसमें काल क्रमानुसार वर्णन दिया गया है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में काल क्रमानुसार वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, किस दृष्टि से? भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित किए गए, यानी सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषाई आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण किया। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अपने इस ग्रंथ में द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ग्रंथों का भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर वर्णन किया। तो देखिए पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू से पृथक किया। किसको? हिंदी को। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषाई आधार पर इस ग्रंथ में हिंदी को अलग किया अन्य भाषाओं से, और इन्होंने भाषा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। देखिए इन्होंने एक भाषाई सर्वेक्षण भी कराया था, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से। ठीक, और उसी में इन्होंने भाषा का विवरण प्रस्तुत किया, यानी भाषाओं का अध्ययन करवाया पहले कि भारत में कौन कौन सी भाषा किस तरफ बोली जाती है, यानी क्षेत्रों का निर्धारण किया। ठीक, तो ये किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी उसमें विशेष अंक के रूप में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहली बार, ये बात जानने योग्य है कि इसमें पहली बार काल क्रमानुसार वर्गीकृत, किस अनुसार? काल क्रमानुसार। ठीक है बच्चों, काल क्रमानुसार, यानी इसे पहली बार, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार कालक्रम यानी समय सीमा के आधार पर, यानी समय सीमा के आधार पर वर्णन प्रस्तुत किया कि किस समय में कौन सा कवि या कौन सा लेखक आता है। यह वर्णन प्रस्तुत सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया अपनी कृति में 1888 ईस्वी में। ठीक, और संपूर्ण ग्रंथ, ये जो ग्रंथ है वो संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में विभक्त है? यानी इसके कितने खंड है? 11 अध्यायों में विभक्त है, यानी 11 अध्यायों में बटा हुआ है। तथा हर अध्याय का नामकरण भी किया, और इन्होंने प्रत्येक अध्याय का नामकरण किया कि ये कौन सा अध्याय है, इन्होंने नाम दिया। ठीक है, इसमें कुल किससे? 952 कितने कवियों को शामिल किया गया है बच्चों? 952 कवियों को शामिल किया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कितने कवियों को? 952 कवियों का, ठीक है, कितने कवियों को शामिल किया गया है? 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार क्या है? शिव सिंह सरोज। ठीक है, यानी शिव सिंह सरोज जो 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर के द्वारा, किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और उसी को आधार बनाया गया है। इन्होंने 886 कवि कहाँ से लिए हैं? शिव सिंह सेंगर के, शिव सिंह सरोज से लिए हैं। ठीक है बच्चों, यानी उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1883 में। ठीक, तो वहां से कितने कवि ले लिए इन्होंने?
वो शिव सिंह सरोज से लिया है और उसी ग्रंथ के आधार पर इन्होंने अपने ग्रंथ का वर्णन किया है, यानी अपना ग्रंथ प्रस्तुत किया है आधार मानकर। ठीक है, तो ये किस ग्रंथ का आधार है, यानी किस ग्रंथ को आधार बनाया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने? शिव सिंह सरोज को, जिसमें से 886 कवियों को लिया गया है। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज से कितने कवियों को लिया गया है? 886 कवियों को लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम, देखिए ये इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16-17वीं शताब्दी में भक्ति काल था। ठीक है, उसे क्या कहा? स्वर्ण युग, यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा सबसे पहले किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा सबसे पहले? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है बच्चों, किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, यानी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हुए हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में, कितने में? 1957 में प्रकाशित कराया। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, उसको किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हुए हैं, उन्होंने 1957 में हिंदी साहित्य, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो यहाँ दो बातें जानने योग्य थी कि भक्ति काल कहाँ से कहाँ तक है? 16वीं शताब्दी में भक्ति काल है, तो उसको स्वर्ण युग नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यानी उसे स्वर्ण युग किसने पुकारा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको स्वर्ण युग नाम से पुकारा। ठीक है, और किशोरीलाल गुप्त हुए हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है, किससे? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में प्रकाशित करवाया। ठीक है, क्या? इसका अनुवाद, किसका अनुवाद? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसका अनुवाद यानी हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, अर्थात इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को। ठीक है, तो किस नाम से प्रकाशित करवाया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और इसका अनुवाद किया हिंदी में। ठीक है, अनुवाद किया और इस अनुवाद का प्रकाशन 1957 में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने करवाया। ठीक है, देखिए फिर आते हैं हमारे मिश्र बंधु। ये जो ग्रंथ लगे हैं हमने क्रमबद्ध तरीके से लगाए हैं समय सीमा के अनुसार। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का हो गया 1888 में। अब देखिए मिश्र बंधु विनोद, एक हुए हैं मिश्र बंधु विनोद। तो देखिए मिश्र बंधु विनोद क्या है? मिश्र बंधु मीन्स क्या है कि यहाँ 3 भाई थे। कितने भाई थे ये मिश्र बंधु? मिश्र बंधु 3 भाई थे। कितने भाई थे ये मिश्र बंधु? 3 भाई थे। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, जो यहाँ दिए हैं, तो गणेश श्याम सुखदेव, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों को मिलाकर किस नाम से पुकारा जाता है? मिश्र बंधु नाम से। ठीक है, ये 3 है, कोई एक कवि नहीं है यहाँ पर। कितने कवि हैं ये? 3 हैं, यानी 3 लेखक हैं, ये 3 राइटर हैं, और इन्हीं सबको मिलाकर क्या कह दिया जाता है? मिश्र बंधु कह दिया जाता है। ठीक है, मिश्र बंधु यानी तीनों मिश्र बंधु थे, यानी भाई थे तीनों। ठीक है, तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है यानी मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन सा लेखक नहीं आता, कौन आता है कौन नहीं आता। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गणेश श्याम और सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं तीनों। ठीक है, तो देखिए इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, यानी मिश्र बंधु विनोद नामक जो ग्रंथ था, इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1913 ईस्वी में। यानी मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1913 ईस्वी में। तथा इसका चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग जब प्रकाशित हुए तो वो 1913 ईस्वी में हुए, और चौथा भाग का जब प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो इसकी सन याद रखनी है आपको कि इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशित हुआ 1913, इसका चौथा भाग का प्रकाशित हुआ 1934 में। अब ये जान लेते हैं कि इसमें मुख्य तथ्य क्या है।
ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले कितने 4551, सॉरी ठीक है, कितने 4591, कितने 4591, कितने 4591, ठीक है, कवियों को शामिल किया गया, यानी पहले के ग्रंथों से सबसे ज्यादा कवि है इसमें। ठीक, जो ये मिश्रबंधु विनोद है उसमें सबसे ज्यादा कवि शामिल है, क्योंकि पहले में कितने हो रहे थे, 900 के लगभग हो रहे थे, 1000 के लगभग हो रहे थे, लेकिन यहाँ कितने हैं, लगभग 5000। ठीक है, कितने हैं, लगभग 5000, यानी 4591, 4591, यानी मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों को शामिल किया, यानी सर्वाधिक, कितने, सर्वाधिक कवियों को शामिल किया। तो कभी कभी पूछ लेता है कि किसने, यानी लगभग 5000 कवियों को शामिल किया किस ग्रंथ में, मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने कितने 4591, कितने 4591 कवियों को, ठीक है, ये याद रखनी है संख्या आपको, 4591 कवियों को शामिल किया। ठीक है, देखिए यद्यपि क्या कहते हैं कि इन्होंने काल विभाजन नामक थे, यानी ग्रेजुएशन पहले, इससे पहले काल विभाजन कर चुके थे, नामांकन भी कर चुके थे। ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामांकन दोनों किया था, लेकिन इससे पहले वाले कवियों ने दोनों चीजें नहीं की थी, किसी ने काल विभाजन किया था तो किसी ने क्या कहते हैं नामांकन किया था। ठीक है, और ज्यादातर वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी, लेकिन उन्होंने काल क्रमानुसार पद्धति को अपनाया। ठीक है, व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है, यानी काल विभाजन नामांकन कर चुके थे ग्रियर्सन, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, यानी क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मिश्र बंधुओं ने ही काल विभाजन किया। कैसे, व्यवस्थित तरीके से, यानी व्यवस्थित रूप से। ठीक है, इनमें संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। कितने कालों में विभाजित किया, 5 कालों में विभाजित किया। मिश्र बंधुओं ने अपनी मिश्र बंधु यानी मिश्र विनोद नामक ग्रंथ में संपूर्ण कालों को कितने भागों में विभाजित किया, 5 में, कितने में, 5 कालों में विभाजित किया। ठीक है, यानी प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, वर्तमान काल, इन भागों में इसको विभाजित किया गया। ठीक है, किसने, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने, यानी अपनी मिश्र बंधु विनोद नामक रचना में कितने भागों में विभाजित किया गया, 5 भागों में। एक था प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, ठीक है, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, अलंकृत काल, ठीक है, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, एक है हमारा परिवर्तन काल। ठीक, परिवर्तन काल, और एक है हमारा वर्तमान काल। कौन सा, वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए ये किसने विभाजित किया, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, ये मिश्र बंधुओं ने विभाजन दिया है। किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने विभाजन दिया है। ठीक है बच्चों, किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने विभाजन दिया है। ये शायद इधर का दिखाई नहीं दे रहा हुआ है, 1 मिनट के लिए आप इधर लिख लीजिए। ठीक है, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, इधर लिख लेते हैं इसको। ठीक, 3 तो यहाँ हो गए, चौथा है परिवर्तन काल, परिवर्तन काल, और 5वां है आपका वर्तमान काल। ठीक है, यानी परिवर्तन काल, वर्तमान काल। तो देखिए प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, इन 5 कालों में विभाजन किसने दिया है, यानी 5 भागों में, यानी कालों को कितने भागों में विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया है। किसने, मिश्र बंधुओं ने। किसने, अपना जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ दिया है इसमें कालों का विभाजन किया है और कालों को 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में। प्रारंभिक काल, ठीक है, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, इन 5 भागों में विभाजन दिया है किसने, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ठीक, तो ये विभाजन किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में दिया है, 5 भागों में विभाजित किया है। तो और इसमें कितने कवियों को शामिल किया है, 4591 कवि शामिल हैं। ठीक है, 5 कालों में विभाजन दिया है, और मिश्र में 3 राइटर आते हैं। कौन से, गणेश, श्याम, शुक, यानी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो ये इसका पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था, प्रथम 3 भाग 1913 में,
चतुर्थ भाग 1934 में। ठीक है, प्रथम 3 भाग कब थे? 1913 में, और चतुर्थ भाग 1934 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि किस लेखक ने लगभग 5000 कवियों को शामिल किया है, तो वो है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, वो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ है, और मिश्र बंधुओं ने 4591 कवियों को अपने में ग्रंथ में वर्णन किया है। ठीक है, और इन्होंने कालों का विभाजन कितने भागों में किया? 5 भागों में किया। ठीक है, कितने भागों में किया? 5 भागों में किया। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, ठीक है, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो ये आशा है कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक ग्रंथ है, यानी बहुत ही सटीक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बिल्कुल ऐसी चीजों को दिया गया है कि ये बिल्कुल इसको ही आधार माना जाता है, इसको आधार माना जाता है, और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1929 ईस्वी। कितनी? 1929। सर्वप्रथम हमें इसकी सीमा याद रखनी है, का समय याद रखना है कि ये कब प्रकाशित हुआ। ठीक है बच्चों, कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1929। ये कहाँ प्रकाशित हुआ? देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा 1893, यानी नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी शब्द सागर किस रूप में प्रकाशित हुआ? यह हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है बच्चों, किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर किसमें? नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा में। ठीक है, किससे प्रकाशित था ये ग्रंथ? नागरिक प्रचारणी सभा से। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यानी इसकी जो भूमिका निर्धारित थी वो क्या थी? हिंदी शब्द सागर। ठीक है, और इसे क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया। ठीक है, इसे सबसे पहले, यानी इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का विकास। क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, क्या नाम दिया गया? हिंदी साहित्य का विकास। एक बार एलटी में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास को। ठीक है, सबसे पहले क्या इस भूमिका का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास। यानी यह ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा की हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, यानी और किस नाम से लिखा गया? हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया इसको। यह हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रख्यात ग्रंथ है, यानी प्रसिद्ध है। इसमें रचनाकारों की इतिवृत्ति की बजाय रचनात्मक वैशिष्ट को बल दिया गया है, यानी रचना की विशेषताओं पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? विशेषताओं पर बल दिया गया है। ठीक है, किस पर बल दिया गया है? विशेषताओं पर बल दिया गया है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया गया, और इसका सबसे पहले क्या नाम रखा गया? हिंदी साहित्य का विकास। इसकी भूमिका का जो नाम रखा गया वो क्या था? भूमिका को क्या नाम दिया गया था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? हिंदी साहित्य का विकास। और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नागरिक प्रचारणी सभा की हिंदी शब्द सागर की भूमिका, उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास के रूप में प्रकाशित किया गया। ठीक, तो ये हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें और क्या क्या था? विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। किसका? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति होती है कि समयानुसार कैसी परिस्थितियां हैं उन्हीं के अनुसार काल विभाजन करना, तो वो विधेयवादी पद्धति कहलाती है। ठीक है, तत्कालीन, यानी लिखा भी है इसमें तत्कालीन युगीन, मतलब उस समय कैसी परिस्थितियां हैं, उसी समय हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया। यानी तत्कालीन उसी समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने वर्णन दिए हैं इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि उस समय यानी जब लेखक थे या जब राइटर, कोई राइटर किस समय का था उसी अनुसार परिस्थितियों का वर्णन इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से लगाते हुए क्या किया कि अपभ्रंश साहित्य,
यानी अपभ्रंश अभट्ट यानी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग किया, और पूर्व पीठिका के रूप में, यानी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी की पूर्व पीठिका यानी उससे पहले, हिंदी से पहले की पूर्व पीठिका के रूप में, पूर्व पीठिका का मतलब हो गया कि पहले की, यानी पहले की, हिंदी से पहले के रूप में वर्णित किया, यानी अपभ्रंश साहित्य को इन्होंने क्या काम किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति अपनाई और हिंदी की पूर्व पीठिका के रूप में अपभ्रंश को परिभाषित किया कि ये जो अपभ्रंश साहित्य है वो क्या है, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका है। ठीक है, यानी पूर्व का लिखा हुआ है। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक क्या किया है इन्होंने, तार्किक वर्णन है, सुव्यवस्थित है, तार्किक वर्णन दिया अपना, सुव्यवस्थित है काल और मतलब सुव्यवस्थित काल विभाजन किया है। ठीक है, यानी सबसे अच्छा, सबसे सटीक, सबसे तार्किक काल विभाजन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सर्वाधिक तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया है। ठीक है, और यह ग्रंथ आगे आने वाले लेखकों के लिए आधार ग्रंथ बना। क्या बना? ठीक है, परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय उसका वही प्रयोग किया गया। आने वाले कवियों ने, इसके बाद के लेखकों ने इसी ग्रंथ को आधार मान के अपना वर्णन प्रस्तुत किया। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया था। नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से लिखा गया था। बाद में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास बनाया गया। ठीक है, और इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। अपभ्रंश साहित्य को इन्होंने अलग किया और पूर्व पीठिका के रूप में अपभ्रंश साहित्य किया कि अपभ्रंश साहित्य क्या है, हिंदी की पूर्व पीठिका है। क्या है अपभ्रंश साहित्य? हिंदी की पूर्व पीठिका है। और तार्किक और सुव्यवस्थित वर्णन दिया, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था 1938 में। कब हुआ था बच्चों? 1938 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। कब? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए, छायावादी कवि, ये रामकुमार वर्मा किस काल के हैं? छायावाद के। छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों में उनकी काव्यात्मक भाषा ने, यानी इनकी जो ग्रंथ में भाषा का प्रयोग किया, काव्यात्मक भाषा ने, ठीक है, काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया, यानी इसको पढ़ने वालों को आकर्षित किया, क्योंकि इसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति, यानी अपनी विस्तृत यानी ज्यादा सी सामग्री और अपनी उसकी आकर्षक, ठीक है, प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। यानी भाषा के कारण ऐसी प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, कि वह पाठकों पर विशेष प्रभाव छोड़ना पड़ा इसको, ग्रंथ को, और क्या कहते हैं, विशेष प्रभाव छोड़ा और पाठक इसके लिए आकर्षित हुए। इसमें सिर्फ किसको? आदिकाल व भक्तिकाल। ठीक है, ये ध्यान रखना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल व भक्तिकाल, देखिए समय सीमा कितनी मानी? 693। पूछा गया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा कितनी स्वीकार की है? 693 ईस्वी। कितनी? 693 ईस्वी। ठीक है, और 1693 तक की अवधि को ही स्थान मिला है। आदिकाल व भक्तिकाल, भक्तिकाल की समय सीमा 1693। ठीक है, भक्तिकाल की समय सीमा कितनी है? 1693। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल और भक्तिकाल को स्थान दिया है। आदिकाल की समय सीमा 693 ईस्वी और भक्तिकाल की समय सीमा 1693 ईस्वी को स्थान दिया है। ठीक है, आगे का भाग ये नहीं लिख पाए थे। ये बात बहुत ही विशेष तरह से जानने योग्य है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल व भक्तिकाल को स्थान दिया, आगे का भाग नहीं लिख पाए। और इन्होंने समय सीमा भी बताई 693 और 1693 ईस्वी में। ठीक है, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य, इन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को, ठीक है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या कहा? संत काव्य।
जो कहते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा संत काव्य, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है, संत काव्य। तो ये जो नाम है संत काव्य वो किसने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य के नाम से ज्ञानाश्रयी शाखा को बुलाया। और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम से बुलाया, यानी सूफी काव्य नाम। सूफी काव्य नाम किसने दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, किसने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 किसका है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावादी कवि थे। इन्होंने इनकी इस ग्रंथ में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जो पाठकों को आकर्षित करने में सफल रही। ठीक है, इस ग्रंथ में सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल को स्थान दिया, आगे का भाग ये नहीं लिख पाए। और आदिकाल की समय सीमा इन्होंने 693 ईस्वी मानी, भक्तिकाल की 1693 ईस्वी मानी है। ठीक है, और आगे का भाग ये लिख नहीं पाए थे। और इन्होंने निर्गुण काव्य शाखा को क्या नाम दिया, संत काव्य नाम दिया। और इन्होंने प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूफी काव्य नाम किसने दिया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य किसने दिया है नाम, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में। ठीक है, तो देखिए हमने जाना डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ग्रंथ को जाना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें यानी इसी ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल कर, इसी ग्रंथ में क्या किया इन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कि अपभ्रंश साहित्य, ठीक है, अपभ्रंश साहित्य के बड़े भाग को, यानी काफी अपभ्रंश साहित्य ले लिया, उसके तथ्य ले लिए और अपने इस ग्रंथ में संधि काल, ठीक है, इस अपभ्रंश साहित्य को शामिल किया। और क्या नाम दिया इसको, संधि काल। क्या नाम दिया बच्चों, संधि काल। संधि काल शीर्षक से, ठीक है, संधि काल नाम से प्रस्तुत किया। किसने, संधि काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अपभ्रंश साहित्य को क्या नाम दिया, संधि काल। क्या नाम दिया, संधि काल, यानी जोड़ने वाला। ठीक है, वर्मा जी ने इसे आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल, समझ गए, यानी आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल, ये जो दोनों नाम हैं संधि एवं चारण, संधि एवं चारण काल। ठीक है, संधि एवं चारण काल, कौन सा काल, संधि एवं चारण काल। ठीक है, तो संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल। ठीक है, संधि एवं चारण काल किसने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल का नाम संधि काल एवं चारण काल किसने दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। संधि काल और चारण काल, ठीक है, संधि काल और चारण काल, ठीक है, ये नाम किसने दिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने दिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम भी दिया। तो संधि एवं चारण काल नाम किसने दिया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े भाग को शामिल किया गया। ठीक है, बड़े हिस्से को भी इन्होंने शामिल कर लिया और संधि काल नाम से, शीर्षक नाम से प्रकाशित किया। अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित किया, उसी में एक शीर्षक रखा गया संधि काल नाम से। ठीक है, तो आदिकाल को संधि काल की संज्ञा किसने दी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने दी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में 1938 में किसने दी, संधि काल की संज्ञा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये हमारे ग्रंथ हुए, इनका हमने अध्ययन किया। इससे पहले भी हमने ग्रंथ बताए थे, गाथा दत्तासी का बताया था, भाषा काव्य संग्रह महेशदत्त शुक्ल का बताया था। अब आने वाले वीडियो में इसके आगे के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। आशा है ये समझ में आया हुआ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।